हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.8। ठीक है बच्चों, अब जरा बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। जनरली बच्चे इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर देते हैं, या अभी समझ में आने के बाद या ट्यूशन में समझ में आने के बाद जनरली आप इस एक्सरसाइज को छोड़ देते हो। बट नहीं, मत छोड़ो। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। अब बात करते हैं ईजी, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा, वो आपको याद करना है। थोड़ा कम समझ में आता है ना, थोड़ा सा कम समझ में आती है एक्सरसाइज, बट स्टिल कुछ 3-4 पॉइंट्स लिखूंगा, वो याद करो, डेफिनेटली आपसे काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं। क्वेश्चन कभी एग्जाम में 2-3 सालों में, 2 साल में ऐसे आते हैं। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आते। आई कैंट से कि कन्फर्म आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 2-3 साल के गैप में आते हैं, तो गाइस पढ़ के जाने का है। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर। टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ें सिखाऊंगा, उसको शॉर्ट वे में लेके ख़त्म करना। 6 क्वेश्चन, कोई बिग डील नहीं, आराम से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ अपन पढ़ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे दो क्या आता है, एक तो आती, दो थ्योरम आती है। एक तो रोलिस थ्योरम आती है, एक मीन वैल्यू थ्योरम आती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा, वेरीफाई रोलिस थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, और कुछ प्रॉपर्टीज है जो मुझे अप्लाई करनी है, और उसके थ्रू आई कैन वेरीफाई कि रोलिस थ्योरम लगेगा या ना लगेगा, या मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी। नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट। पहली चीज मैं बात कर रहा हूँ रोलिस थ्योरम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे धीरे रुकना, पूरा वीडियो देखना, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ सर क्या हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट एफ बी अ फंक्शन। क्या बोला मैं? एक फंक्शन लेते हैं जो कि फंक्शन है ए से बी से लेके एक आर रियल वैल्यूज तक है। क्या है? ए से लेके बी तक का डोमेन है, और रेंज जो है वो आर है, रियल वैल्यूज है। ठीक है, यहाँ पे नाउ सुनो, अभी ध्यान सुनो, एकदम से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। सो मैं क्या बोलूँगा, सो फंक्शन। अब रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल कब होगी? 3 चीजें आएगी, वो तीनों अगर एप्लीकेबल होती है तो रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस ऑन ए से लेके बी। फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, x² + 2x हो गया, जो भी फंक्शन हुआ, भाई फंक्शन लाखों हैं, भटेरे को अपना फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्मम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस। तो जो भी फंक्शन हो, तो पहला मेरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ए से लेके बी तक। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने 5.1 में डिस्कस किया है। ठीक है, दूसरा, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए से लेके बी तक। ए से, मैंने को सुनो, बहुत ध्यान सुनना, मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज किया है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे क्यों किया सर बताऊंगा, रुको। एंड द फाइनल चीज, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ए ये रहा, बी ये रहा। फंक्शन जैसे मान लो x² + 2 हुआ, तो उस x² + 2 के अंदर a वाली वैल्यू रखूंगा और b वाली वैल्यू रखूंगा, दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो आई कैन से दैट रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। सो अब एक और सुनो, सो देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू c, देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू c। ठीक है, यहाँ पे विच c जो होगा ना, वो a से लेके b के बीच में होगा। जो c जो वैल्यू होगी ना, वो a से लेके b के बीच में होगी। एंड f' इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे c जो है, जो वैल्यू आएगी वो a से लेके b के बीच में आएगी। f' इक्वल्स टू 0 रखूंगा मैं, और मुझे एक c वाली वैल्यू मिलेगी जो a से लेके b के बीच में मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चों, ध्यान रखें। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है। गाइस सुनना, पहला फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरी चीज़ डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ए और बी वैल्यू रखूंगा तो मुझे वैल्यू इक्वल मिलनी चाहिए। फिर f' को मैं 0 रखूंगा। ठीक है, तो मुझे उसे एक सी की वैल्यू मिलेगी और वो सी की जो वैल्यू होगी ना वो ए और बी के बीच में आएगी।
ठीक है। यहाँ पे क्या बात क्लियर है? यहाँ पे एफ डैश सी को रखूँगा 0 के बराबर, सी एक वैल्यू आएगी जो ए से लेके बी के बीच में होगी। हल्का सा मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ बच्चों, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखना सब लोग, थोड़ा ध्यान से। नहीं समझ में आया बिंदास, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ये ए है और ये है बी है यहाँ पे, और ये मेरा क्या है, एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। पहला कंटिन्यूस होना चाहिए, तो फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। वो मैं चीज़ें थोड़ी देर बाद लिखूंगा आपको मैं, कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। बट आप लोगों ने 5.1 देख ली है अच्छे से, तो उसमें अपन ने बहुत डिटेल में बात करी है। फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ए कॉमा बी ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल सर क्यों लिया? क्योंकि बच्चों एंड पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बात ध्यान रखना। फंक्शन डिफरेंशिएबल इसके अंदर होगा ए से लेके बी तक, एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कुछ लोगों ने अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है तो एफ डैश एक्स याद है टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर, क्यों एंड पॉइंट पे मैं टेंजेंट कहाँ बनाऊँ? एंड पॉइंट पे टेंजेंट कहाँ बनेगा? नहीं बन सकता, लाखों करोड़ों इन्फिनिट टेंजेंट बनेंगे। तो इसलिए एफ डैश एक्स एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ए और बी के बीच में कहीं होगा, इसलिए वहाँ पे ओपन इंटरवल लिया जाता है। अब कोई वैल्यू है जैसे ए और बी, सोचो बच्चों यहाँ से मुझे फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, तो फंक्शन में जब मैं वैल्यू रखूँगा तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए मुझे, ये बात भी क्लियर हो गई। सी एक वैल्यू आएगी जो कि, और एफ डैश सी इक्वल 0, जिसने एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ लिया वो इसको रिविजन के तौर पे दिख रहा है। तो याद करो एक टेंजेंट गुजरता है यहाँ से, आई नो सबको समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप टेंजेंट और नॉर्मल नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ लोगे। याद है एफ डैश एक्स 0 होता है जब वो एक्स एक्सिस के क्या होता है बच्चा, पैरेलल। तो सी एक वैल्यू आएगी जो कि ए और बी के बीच में होगी, और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगी। तो ये बात तो तय है कि एक पक्का एफ डैश सी 0 आएगा, ठीक है। चलो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ग्राफ समझ में आया, बहुत अच्छी बात। नहीं आया याद करो फटाफट, नहीं आया तब मैं शॉर्ट फॉर्म पे आ रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ए कॉमा बी, एंड लास्ट में एफ ए इक्वल्स टू एफ बी आना चाहिए, और एफ डैश सी इक्वल 0 रखो, और सी की वैल्यू आएगी जो ए से और बी के बीच में होगी। कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए, और लास्ट में एफ डैश सी को 0 रखना है, और सी की वैल्यू आएगी जो ए कॉमा बी के बीच में होगी। क्या बात याद हुई? कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल और इक्वल्स वाली वैल्यू, डन। कुछ समझ में आया? अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या ये प्रॉपर्टी याद हो गई? पॉज द वीडियो बच्चों, याद करो प्रॉपर्टी को एक बार। चलो याद हो गया ना, लेट्स टॉक अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन बोलेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम लगाने का है या रूल्स लगाने का है, ठीक है। यहाँ पे ना देखो, इसमें भी सेम, लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन, वो फंक्शन जो ए कॉमा बी से लेके डोमेन है ए कॉमा बी और जा रहा है रियल वैल्यूज तक जा रहा है। सेम प्रोसेस, कुछ चीज़ें सेम है। फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस ऑन ए से लेके बी तक। अरे सर सेम प्रॉपर्टी, हाँ सेम प्रॉपर्टी, बिंदास। दूसरा, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ए से लेके बी तक। अच्छा सर ये भी सेम, हाँ ये भी सेम, ठीक है, बट अब बदलेगा, ठीक है। सुनो, सो देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू c सच दैट c जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, a कॉमा b के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, a कॉमा b के बीच में आएगा। सो अब देखो बच्चों, एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्या बोला मैं, एफ बी माइनस, ये याद रखना है आपको बच्चों, ये चीज़ याद रखनी है। क्या बोला मैं यहाँ पे, ये याद रखना है, एफ डैश सी
इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्या बात समझ में यहाँ पे? यहाँ पे तो बी और ए की वैल्यू आ रही थी फंक्शन की, यहाँ पे एफ डैश सी जो है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी मतलब फंक्शन में बी की वैल्यू रखनी है, फंक्शन में ए की वैल्यू रखनी है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाय बी वाला पॉइंट माइनस ए वाला पॉइंट इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो मुझे सी की एक वैल्यू मिलेगी और जो वैल्यू आएगी सी की वो a, b के बीच में होगी। और इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, एक भी फॉल्स हो गई, तो फंक्शन का मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इन तीन में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भूल जाना। इसका ग्राफ, ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पे अब सोचो, ये ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है। यहाँ पे तो एक तरफ इक्वल थे, इक्वल वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे इक्वल नहीं है। नाउ एफ डैश सी कुछ बच्चों को पता है, दिसंबर तक सब बच्चों को पता होगा कि एफ डैश सी होता है टेंजेंट। सुनो बच्चों, एक लाइन, इसका मीनिंग ये है कि एक लाइन अगर ए और बी को ज्वाइन करता हूँ तो ये लाइन और ये टेंजेंट, ये एफ डैश सी देगा मुझे, है ना, इसके पैरेलल हो, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, ए कॉमा एफ डैश ए एफ ए, और ये पॉइंट मेरा क्या होगा, बी कॉमा एफ बी। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है स्लोप कैसे आता है, एफ डैश सी क्या है, स्लोप ही तो है एफ डैश सी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बी माइनस ए। अब आई नो ये सबको डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, ये जो ब्लू पेन से लिखा है ये सबको डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। बिंदास रहो, मस्त रहो, टेंशन मत लो, अपने याद कर लो, एफ डे सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो सेम फंडा, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, देयर एग्जिस्ट ए रियल वैल्यू सी जो कि ए और बी के बीच में आनी चाहिए। और ये याद कर लो, एफ डे सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और जो सी होगा ये भी जरूरी है कि सी ए और बी के बीच में आए। तो याद कर लो बच्चों, ज़्यादा फीलिंग में मत घुसो, इस कारण बच्चे लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो अपने इग्नोर नहीं करना, अपने पढ़ो और ये रूल्स याद कर लो, 3 रूल्स याद कर लो। क्लियर गाइस? सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्वेश्चन करेंगे और वहाँ और बात करेंगे अपन इसके बारे में, ठीक है। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, पर इसको चालू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें सिखा देता हूँ ताकि अपन को क्वेश्चन करते वक्त बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अच्छा बच्चों, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिग्मम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एंड देयर आर सच सो मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। और देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इतने सारे फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं बना, तो आप सोचो रोलीज और मीन वैल्यू थ्योरम पे कितनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ऐसे नहीं बनेंगे। जो नॉर्मल बोर्ड में आने लायक होते हैं वही बनेंगे एनसीईआरटी के आसपास। तो मैं कुछ फंक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जैसे कि इसको लिख दो पॉइंट टू रिमेंबर या रिमार्क, और एनसीईआरटी में लिखो बच्चों। पहला पॉइंट सुनो, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। सर जैसे कि एग्जाम्पल देखो बच्चा, एफ एक्स इक्वल्स टू जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ है। और ले लो एग्जाम्पल, क्या लोगे बताओ, आप बताओ, 4x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 3, ये क्या है मेरे, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर आपको दिख जाए ना किसी क्वेश्चन में, इन एक्सरसाइज 5.8 में पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे फर्स्ट में दिख रहा है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो बिना सोचे समझे लिख दो कि फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, बिना सोचे समझे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन sin x and cos x are continuous and differentiable also, ठीक है, एवरीवेयर। एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं बच्चा, ex वाले, ex स्क्वायर हो गया, ex स्क्वायर माइनस 1 हो गया, ऐसे सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं।
साइन एक्स और कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशियल। आप खुद सोचो ना, आप साइन को कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हो, डिफरेंशियल करो साइन का, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का माइनस एक्स हो जाएगा। सो इट्स ईजी टू डिफरेंशिएट देम, ठीक है यहाँ पे। सो जनरली जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो इस पे पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इन पे आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। अब 10x भी कंटिन्यूस होता है, पर एक्सेप्ट π/2, 3π/2, 5π/2। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10x is also continuous, है ना, and differentiable except x equals to plus minus π/2 प्लस माइनस 3π/2। तो यहाँ पे आपको पता है 10 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। आपको ये बात चीज़ अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना। इस पर डिफरेंशिएट आ दो, कंटिन्यूस की बात करते हैं अपने यहाँ पे। अच्छा और देखो मैं आपको और अच्छी चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, आपको मैं एक चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पे। लॉगरिथमिक function is continuous and differentiable throughout its domain। देखो डोमेन के अंदर, हर कहीं नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, विद इन इट्स डोमेन। जहाँ पे डोमेन होगा ना वहाँ पे, हर कहीं नहीं होगा। हालांकि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा पर थ्रू आउट इट डोमेन के अंदर होगा, ठीक है यहाँ पे। सो जो मेजरली आपको जो याद करना बच्चों, ये ध्यान रखो, पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो गाइस ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना। क्या चले, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। अपन आगे चल रहे हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चल सो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करना है एनसीईआरटी के अंदर। अब देखो, वेरीफाई रोलिस थ्योरम फॉर ऑल द फंक्शन x² प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 से 2। नौ चीज़ देखो बच्चों, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे रोलिस का। पहला फटाफट लिखते हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, -4 से 2 के बीच में। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, -4 से 2 से, ओपन ब्रैकेट। तीसरा f' को मुझे FA इक्वल्स टू FB आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा f' रखूँगा, देन मुझे C एक वैल्यू मिलेगी जो A से लेके B के बीच में बिलोंग करेगी। अच्छा थोड़ा करेक्शन करना, शायद मैंने पहले क्लोज ब्रैकेट ले लिया था, उसको प्लीज़ आप ओपन ब्रैकेट करना, A से लेके B का ओपन ब्रैकेट, ये करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला देखो, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ सर। तो क्या कंटिन्यूस है? यस। क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस। सो आप लोग लिखो, सो fx इज कंटिन्यूस एट -4 से 2, क्लोज ब्रैकेट आएगा बच्चा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट -4 से 2, ओपन ब्रैकेट आएगा, ध्यान रखना। तीसरा, मुझे FA और FB को इक्वल करना है बच्चों। सुनो, FA मतलब -4 रखो फंक्शन के अंदर, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 कितना आया, 16, माइनस का 8 कितना आया, 0। अच्छा तो FA इक्वल टू FB कौन है, यहाँ पे A कौन है, -4 एंड B कौन है, 2। तो FB निकालो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 कितना है, 4 प्लस 4 -8, 4 प्लस 4 8 0। अरे वाह सर, तो मतलब F-4 इक्वल्स टू F2 आया। यस, कोई दिक्कत। तो तीसरा वाला काम भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये तीनों हो गए। लास्ट निकाल लो F'(C). सुनो ध्यान से देखो, फंक्शन क्या है मेरा, जरा प्लीज ध्यान से देखना। फंक्शन क्या है मेरा, x² प्लस 2x माइनस 8। परफेक्ट। इसका f' करो, मतलब डिफरेंशिएट करो, तो 2x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन बोलता है कि f' को रखो 0, यही बोला है, f' को रखो 0, रखो c, 2c प्लस 2 इक्वल 0,
ये वहाँ गया माइनस का 2, तो सी कितना आया -1। सी कितना आया बच्चा लोग -1। क्या -1 -4 और 2 के बीच में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, मतलब रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन c इक्वल्स टू -1। सो रोलीज थ्योरम एग्जिस्ट एट c इक्वल्स टू -1। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अपन क्वेश्चन और बाकी हैं, अपन धीरे धीरे वहाँ चलेंगे, पर 3 प्रॉपर्टी लगानी है और आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डन। चलो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? एग्जामिन इफ रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यू कैन से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोलीज थ्योरम। ठीक है, चलो कन्वर्स बाद में बात करेंगे हम लोग। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द रोलीज थ्योरम। नो अभी तक मैंने डिस्कशन सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन किया था, साइन एक्स किया, कॉज एक्स किया। गाइस देयर आर सो मेनी ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर 11th क्लास याद है, वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन में इसके बारे में नॉलेज दिया था, बट आई नो आप लोग भूल चुके होंगे। मैं फिर भी हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जरा याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। मैं हल्का सा नॉलेज देता हूँ आपको। क्या याद करो, उसका ग्राफ क्या था? ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये 2, ये 3, -1, -2। ठीक है, याद करो उसका ग्राफ कुछ ऐसा था। ये याद आ रहा है कुछ? इसका एक स्टेप बाय स्टेप वाला फंक्शन, इसको बोलते थे स्टेप फंक्शन कहते थे। स्टेप सीढ़ियाँ बनती थी, स्टेप फंक्शन कहते थे। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप लोगों को ना? बहुत क्लियरली दिख रहा है। कंटिन्यूस मतलब स्मूथली मैं ग्राफ बना दूँ किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर 5 to 9 है, 5 to 9 तक का अगर मैं बात करें अपन आगे इसकी, जैसे 9 तक पहुँचता रहेगा, क्या आपको दिख रहा है किसी भी एंगल से कंटिन्यूस है? मुझे ये बनाया, मुझे पेन उठाना पड़ा, फिर ये बनाया, पेन उठाया, ये बनाया, पेन उठाया, तो किसी भी एंगल से ये आपको कंटिन्यूस तो नहीं दिख रहा है। और देखो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, क्योंकि देखो इतने सारे एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन वैसे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। किसी भी एंड पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ना तो फंक्शन कंटिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको, याद करो। वो fa इक्वल्स टू एफ बी वाली कंडीशन तो करनी पड़ेगी ना अपन को। याद करो कोई फंक्शन अगर 5 है तो मुझे 5 ही देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैं बोलता हूँ, अगर मैंने लिखा 5.23 तो भी मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या बोला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 5.23 की वैल्यू भी क्या आएगी? 5 आएगी। बताओ जरा मुझे 8.523 की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। ठीक है, यहाँ पे 6.25 की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। और इंटीजर की तो इंटीजर मिलेगी, यहाँ पे 6.25 की 6 आएगी यहाँ पे। क्या बात सबको समझ में आई? धीरे धीरे फंडा समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या था? एग्जाम्पल्स है तो कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन। तो गाइस आई कैन से दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो पहली समझ में आ गया कि मुझे समझ में आ चुका है कि रोलीज थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो ये एमसीक्यूज में कैसे आएगा कि वेदर द फंक्शन इज एप्लीकेबल द रोलीज फंक्शन और नॉट, तो यस और नो के नाम पे आ जाएगा। तो आपको दिख जाएगा कंटिन्यूस है या नहीं है। तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन 5 से लेके 9 तक। ठीक है, और बहुत क्लियर बच्चों, बहुत क्लियर। F5 बोले तो 5 की वैल्यू 5 आएगी, F9 की वैल्यू 9 बोले तो 9 आएगी। तो डेफिनेटली F5 इज नॉट इक्वल्स टू F9। सो रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बहुत इजी वे में मैंने समझा दिया बच्चों। इसका बी पार्ट देखो, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चल रहा है और वो भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा, रही बात इसे कन्वर्स की। अब कन्वर्स का क्या कहता है कि देयर शुड बी ए वैल्यू ऑफ c
जो ए और बी के बीच में आना चाहिए, बट यहाँ पे कन्वर्स भी एप्लीकेबल नहीं है। बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एप्लीकेबल कन्वर्स के ऊपर, बट सुनो कन्वर्स भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ना तो ये कंटिन्यूस है ना ये डिफरेंशिएबल है, तो कन्वर्स की बात भी खत्म हो जाती है। तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट द कन्वर्स वेदर इट कैन बी वेदर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल और नॉट, बिकॉज ना तो ये डिफरेंशिएबल है ना ये कंटिन्यूस है। तो कन्वर्स के बारे में हम लोग ऐसा कुछ भी एग्जैक्ट चीज़ नहीं कह सकते हैं। क्या बात नहीं, तो कन्वर्स भी एप्लीकेबल नहीं है। आई पसंद में, तो कन्वर्स के जनरल क्वेश्चन आते नहीं है, इजी क्वेश्चन आता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया अभी हम लोगों ने, क्या सिंपल इस पे किया कि रोलिस के बारे में थोड़ा सा बता दो, 2 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। तो गाइस आपको ये फंडा क्लियर है क्या? क्वेश्चन सेकंड देखो, सेकंड भी अपन यहाँ देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट भी अपन ईजी वे में ख़त्म कर देते हैं। वो कह रहा है फंक्शन कह रहा है और कहता है x पूछ रहा है -2 से 2, यही पूछ रहा है ना क्या बच्चों, यही पूछ रहा है। तो वेरी इजी, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, और f -2 पे -2 ही देगा और f2 पे 2 ही देगा, तो f इज नॉट इक्वल टू एफ बी। सो फंक्शन रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, और कन्वर्स भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ना तो ये कंटिन्यूस है ना ये डिफरेंशिएबल है। ज़्यादा इस पर टेंशन मत लेना, कन्वर्स को छोड़ो, ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने सिंपल रोलिस पे बात करते हैं क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को वैसे ही एक्सरसाइज पसंद नहीं है। तो ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर से अपन जितना CBSE बोर्ड में या RBSE में काम आ जाए उतना ही पढ़ेंगे अपन। सो गाइस क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं अपन इसके। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक पॉज करें और नोट करें बच्चों इसको, और ये बुक में लिख दो, बेटर रहेगा, ठीक है ना बच्चों। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। फर्स्ट सेकंड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो गया। ना देखो इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे, अच्छा सर पॉलिनोमियल फंक्शन है, सर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस तो है। यस, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन 1 से लेकर 2 तक, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। दूसरा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन 1 से लेकर 2, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन ना। आई नो, आई टोल्ड यू कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा। तीसरा, ठीक है भाई, होना तो तीनों चाहिए, एक भी गलत तो बात खत्म, ठीक है ना। सो अब उसमें थी FA इक्वल्स टू FB वाली कंडीशन, तो FA कितना है 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना आया 0 रखो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर माइनस मतलब 4 - 1 3। अरे रे रे सर, F1 इज नॉट इक्वल्स टू F3 F2, F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2, मतलब रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। हाँ नहीं है, रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एंड एक और देख लो, एंड चौथा याद है f' c इक्वल टू 0 वाला, तो जरा f' निकालो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2x। f' c इक्वल्स टू 0 बोले तो 2x, 2c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 0, जो कि c डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 2। यस और नो, c कितना है 0 आया है, और 1 से 2 के बीच में 0 भी नहीं आता। सो Rolle's theorem is not applicable under this interval। 1 से लेकर 2 के बीच में Rolle's theorem is not applicable। और रही बात कन्वर्स की, तो कन्वर्स ऑफ Rolle's theorem is also not good। कन्वर्स of Rolle's theorem is also not applicable or applicable। आई बात समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा कन्वर्स पे फोर्स मत करो। सिंपल से, अगर रोलिस एप्लीकेबल नहीं है तो कन्वर्स भी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, बिंदास रहो अपने, ठीक है। ज़्यादा लोड मत लो, ज़्यादा टेंशन लोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। सिंपल वे में समझो, यहाँ पे FA इक्वल टू FB नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो बिंदास, रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर गाइस, डन, परफेक्ट, आराम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिकॉज बहुत कम लोग इस एक्सरसाइज को करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ईजी में चलो, ज़्यादा डीप में मत घुसो और बिंदास रहो CBSE के लिए, ठीक है।
चलें आप आगे। चलो बच्चों, ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। काफ़ी वियर्ड क्वेश्चन है ये वाला, समझ में मुश्किल से आएगा। दूसरी चीज़, बोर्ड में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, पर देख लो एक बार देख लो, ताकि ऐसा नहीं रहे कि क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं गुजरा, ठीक है। यहाँ पे ना देखो क्या है इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझ में, इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एफ एक फंक्शन है जो -5 से 5 के बीच में टिल रियल वैल्यू इज ए डिफरेंशियल फंक्शन। अच्छा, मतलब कह रहा है कि कोई फंक्शन है -5 से 5 के बीच में जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अच्छा, अब ये फैक्ट लिखो, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं तो वो कंटिन्यूस भी होते हैं, ये बात तय है। तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। तो सर क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूस तो डिफरेंशिएबल होंगे? नहीं, तो वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। बट कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस कंफर्म है, वाइस वर्सा इज नॉट कंपल्सरी, ध्यान रखना। पर कोई भी फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन 100% श्योर वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 3 कंडीशन थी, 2 फुलफिल हो गई कि डिफरेंशियल भी है और कंटिन्यूस भी है। तो क्या कह रहा है, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। क्या कह रहा है बच्चों, ये क्या लाइन बोल दी इसने कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनी वेयर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एफ डैश एक्स जो है ना इज नॉट जीरो। अपन बोलते हैं ना एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो बोलते हैं, वहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो नहीं है। किसी भी कर्व पे, किसी भी पॉइंट पे वो एफ डैश एक्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देन प्रूव दैट, टू प्रूव क्या करना है मुझे यहाँ पे कि f5 इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट इक्वल टू f-5, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे लगेगा कॉन्ट्राडिक्शन वाली प्रॉपर्टी लगेगी। देखो बच्चों, नाउ देखना यहाँ पे, ठीक है। लेट अपन मानते हैं यहाँ पे कि f5 इक्वल्स टू f-5 है, ये मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशियल भी है, एंड देयर एग्जिस्ट अ c जो बिलोंग करेगा कहाँ से, -5 से 5 के बीच में, ठीक है। सो तो एक c वैल्यू होगी जो -5 से 5 के बीच में होगी, है ना। डन यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, चलो। सो बच्चों c आ गया -5 से 5 के बीच में। सो डेफिनेटली, सो एफ डैश c इक्वल टू 0 होगा, या मैं कह दूँ कि एफ डैश एक्स 0 होगा। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ डैश एक्स कहीं पे भी 0 नहीं होना चाहिए, और मैं क्या लाया हूँ, एफ डैश एक्स 0 मान लिया। तो ये ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि मैंने रोलिस थ्योरम गलत लगा दी है यहाँ पे, यहाँ रोलिस थ्योरम लगनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन रोलिस थ्योरम is not applicable, है ना। so I can say that f-5 f5 is not equals to f-5, ठीक है। यहाँ पे जरा सोचना, जरा सोचो वापस, मैंने क्या यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था f5 is not equals to f-5, ये क्वेश्चन ने कहा था। मैंने क्या माना कि f5 इक्वल्स टू f-5 इक्वल्स टू है, तो डेफिनेटली एक c की वैल्यू आएगी जो -5 के 5 के बीच में होगी। अब आएगी ऐसी वैल्यू तो मतलब f डैश c 0 होना चाहिए, f डैश c 0 बोलूँ या f डैश x 0 बोलूँ, है ना। पर क्वेश्चन कह रहा है कि f डैश x कहीं पे भी वैनिश नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि f डैश x, इसका मतलब बच्चा ये हो गया कि f डैश x जो है वो 0 नहीं होने वाला है, और मैं ले आया हूँ 0, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मतलब मैंने गलत लगा दी रोलिस थ्योरम, यहाँ पे लगेगी ही नहीं। सो ड्यू टू कॉन्ट्राडिक्शन रोलिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, सो f5 इज नॉट इक्वल्स टू f-5। थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए क्या लिखना है ना। बट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते गाइस, ठीक है बच्चों, स्टिल थोड़ा समझ लो, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में अपन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इजी है ये क्वेश्चन, करने लायक है, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम आने लायक है,
सेकंड आने लायक है, फोर्थ और फिफ्थ आने लायक है बच्चे एग्जाम में ना। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इंटरवल दिया हुआ है ए से बी तक। अरे इसने हमारा प्रेजेंटेशन अलग दे दिया, अल्टीमेटली ए 1 है बी 4 है, 1 से लेके 4 के बीच में। नाउ थोड़ा सा मैं एक रिवीजन कर देता हूँ वापस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का क्या कहता है ये बच्चा? पहला सवाल क्या होता है, कंटिन्यूस होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक विद ओपन ब्रैकेट। तीसरा पॉइंट एफ डैश सी जो होता है वो एफ बी माइनस एफ ए, मन में बोलो बच्चों, ठीक है। और जो सी आता है वो ए से लेके बी के बीच में आना चाहिए। ध्यान रखना, स्टार्टिंग मैंने शायद थोड़ा सा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ करा था, वहाँ क्लोज नहीं, वहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। नो पहली चीज़ देखो, क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? यस सर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं है, इन 1 से लेके 4 तक। दूसरा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन 1 से लेके 4 तक, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा एफ बी निकालो बच्चों। अब मुझे करना है एफ डे सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो मैं अलग अलग निकाल लूँ। अच्छा पहले एफ डे 6 कर लेते हैं अपन, कितना आएगा 2x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डे सी कितना हो जाएगा 2c माइनस 4, जहाँ x है वहाँ c रख देंगे, कोई तकलीफ किसी को? नाउ देखो जरा, एफ डे सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ सी है 2c माइनस 4, एफ बी बोलो तो b कितना है 4 और a कितना है 1 और 4 माइनस 1, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिलेगी 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 3, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। 2c माइनस 4 16 और ये भी 16 कट गया, माइनस ले आया, माइनस, थोड़ा समझदार हो यार, 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 3, 2c माइनस 4 माइनस 3 कितना हुआ माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 3, तो कितना आया 3 अपॉन 3, कितना आया 1। सो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 5। इतना मुझे करना नहीं चाहिए, मैं कुछ लोगों के लिए कर लेता हूँ, मैं कुछ कैलकुलेशन आप हवा में निपटा सकता हो। तो 5/2 कितना होता है, 5/2 कितना होता है, कितना होता है बच्चों 2.5, यस और नो? क्या 2.5 1 और 4 के बीच में आ रहा है? यस। एंड ठीक है, c जो है जो कि 5/2 है, जो कि आ रही है 1 से लेके 4 के बीच में, सो मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्या बात सुन भाई, या इज वेरीफाइड, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। कोई दिक्कत किसी को? आराम से हो गया, सिंपल, ये फॉर्मेट फॉलो अप करो, काम आपका आराम से हो जाएगा। क्लियर गाइस, कोई टफ नहीं है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगेन इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल a, b, a मतलब a1 है b3 है। फाइंड ऑल c 1 से लेकर 3 तक फॉर विद द एफ डैश c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना। एफ एक्स गिवन है मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, और कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 3 तक है। क्या बात क्लियर? क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस, क्यों एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x क्या है? इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो ये डिफरेंशिएबल भी है और ये कंटिन्यूस भी है। सो एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन,
ठीक है यहाँ पे। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस कहाँ से कहाँ तक n 1 से लेके 3 तक। दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1 से लेके 3 तक, बस ये ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट आता है यहाँ पे। तीसरा क्या था, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए वाला फंडा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस देखो 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 एफ डैश सी, क्या पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल लूँ? एफ एक्स कितना है बस जरा लिखो, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही है, सिवाय एक दो क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन इजी है यहाँ पे, ठीक है ना। जो टफ जो गंदे क्वेश्चन थे थर्ड वाला छोड़ दो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये बोर्ड में आता है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर एफ डैश सी की बात करें सर तो क्या आएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, कोई तकलीफ नहीं किसी को। चलो नाउ सो मेरे को एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ है तो 3c स्क्वायर माइनस 10c3 एफ बी कितना है मेरे पास, बी है मेरे पास 3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं अपन यहाँ पे, देखो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 f3 फंक्शन में रखना है मुझे 3, जरा देखो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 रखो, 1 का क्यूब यहाँ पे क्यूब है माइनस 5 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 27, 3 का इसको 9 9 5 जा 45 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना बच्चों, 2। सो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू, जरा खोलो इसको ओपन करो। सो 27 में से 3 गया तो 9 18, तो 18 माइनस 45 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूँ मैं तो कितना आएगा बच्चों, 2 4 7 और ये 3 2 माइनस का 27 माइनस 8 और 1 माइनस 7 तो प्लस 7 अपॉन 2, तो माइनस 20 अपॉन 2 बोलो तो माइनस का 10, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है हम लोगों से, चलो माइनस 10 आया, परफेक्ट। तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 10, इसको यहाँ भेजो तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 7 3 21, करो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, 3c स्क्वायर माइनस 7c प्लस 3c प्लस 7 इक्वल्स टू 0 प्लस 7, ठीक है। सो कॉमन क्या है, c 3c प्लस 7 प्लस 1 3c प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली हमारा बचा, अच्छा माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस लगाओ, माइनस तो इसको थोड़ा सा बदलाओ, c 3c माइनस 7 माइनस 1 3c माइनस 1 इक्वल्स 0, तो c माइनस 1 एक तो ये आया और एक 3c माइनस 7 इक्वल्स टू ये आया, तो एक तो c माइनस 1 इक्वल्स 0 बच्चा और 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 7/3। सो गाइस जरा सोचो जो होता है c की वैल्यू होती है a और b के बीच में विद ओपन ब्रैकेट, तो 1 से लेके 3 तक, तो ये तो वैलिड ही नहीं है, c इक्वल्स टू 1 इज नॉट वैलिड क्योंकि ओपन ब्रैकेट है 1 से लेके 3 तक, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं है। और 7/3 आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ा नहीं 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग मतलब 1 और 3 के बीच में। सो 7/3 c इक्वल टू 7/3 जो कि आ रहा है 1 से लेके 3 तक, ध्यान रखना ओपन ब्रैकेट है इसलिए 1 नहीं लिया, ठीक है ना। ओपन मतलब 1 से और 3 के बीच में, 1 और 3 नहीं। सो
क्या मांगा क्वेश्चन है। सो मैंने फाइंड ऑल द वैल्यूज, तो मैंने निकाल ली, वैल्यू क्या आ रही है 7/3 आ रही है, 1 इज नॉट एप्लीकेबल। सो मीन वैल्यू थ्योरम इज अप्लाइड या वेरीफाइड, इज वेरीफाइड। क्या बात समझ आई सबको? इजी था, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम से अपनी प्रॉपर्टी लगाई, थ्योरम लगाई, सॉल्व किया और आपको वैल्यू मिल गई। क्लियर गाइस? ये क्वेश्चन आने लायक है, फर्स्ट आने लायक है, सेकंड आने लायक है, फोर्थ आने लायक है, फिफ्थ आने लायक है, सिक्स्थ वाला भी ठीक है, अच्छा इजी क्वेश्चन है। डन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो स्टूडेंट्स, लेट्स एंड अप द एक्सरसाइज बाय डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना था, बाकी सारे पढ़ने लायक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। नाउ 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, वापस हमको सेकंड पे ले जा रहा है। ये एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, MVT मतलब मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ ऑल 3 फंक्शन गिवन बाय द अबव एक्सरसाइज 2। ये 3 क्वेश्चन आप लोग देखें, बट इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 मेरा नहीं देखा तो प्लीज़ गो टू दैट क्वेश्चन नंबर 2 और वहाँ पे प्रॉपर डिटेल दे रखी है मैंने चीज़ों के बारे में, वो देखें तब यहाँ पे आए। डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं चीज़ें समझाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्यों मैंने समझा दी है, ठीक है? तो अपन डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कुछ कंडीशन तो कॉमन थी मीन वैल्यू थ्योरम की कि कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझा चुका हूँ उधर, नहीं देखा हो वाला क्वेश्चन का वीडियो तो गो टू दैट वीडियो एंड देखें पूरा क्वेश्चन को। तो गाइस, नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, इधर जो भी इंटरवल है 5 से लेके 9 तक, ये 5 से लेके 9 तक। अब बात पहले खत्म हो गई ना कंटिन्यूस ना डिफरेंशिएबल, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्या बात क्लियर हो गई? नॉट एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट चल सकते हैं अपन। इधर भी वापस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो गाइस, नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, सो वापस नॉट एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 2 फंडे क्लियर? क्यों है, क्यों नहीं हुए सर? क्वेश्चन नंबर 2 में जाके देखो, प्रॉपर डिटेल दे रखा है मैंने वहां पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है? 3 वाले पे बात करते हैं अपन। जरा देखो, आप सबको दिख रहा है कि ये एक कौन सा फंक्शन है, कौन सा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, fx इक्वल्स टू x² - 1। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो पहला, इट इज या फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। मैं हर चीज प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ बच्चों, मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ। दूसरा, फंक्शन इज, आप लोग बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर वे में कर सकते हो जैसे मैंने करा है, डिफरेंशियल फंक्शन इन 1 से लेके 2 ओपन ब्रैकेट। तीसरा पॉइंट क्या था याद है? f' इक्वल्स टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। fx कितना है? x² - 1। f' कितना हो जाएगा? 2x - 1। अरे 1 तो कर दिया ना, 0 0 0 2x। सो f' कितना हो जाएगा? 2c। परफेक्ट। नाउ इसको फॉलो कर लेते हैं अपन। 2c यहाँ से आया, fb कितना है? 2, f1 और अपन 2 - 1। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? आसान था, सारा काम इजी है। मुझे देखना है कि c की जो वैल्यू है ना वो 1 और 2 के बीच में आनी चाहिए, अगर वो आ गया ना तो भाई मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी अपनी, ठीक है? यहाँ पे तो 2c, 2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 - 1 1, 2c 4 - 1 3, ये तो 0 हो गया बच्चा लोग, तो और 3/1 3, इसको नीचे भेजें तो c इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब 1.5। क्या 1.5 1 और 2 के बीच में आ रहा है? यस सर आ रहा है। सो c इक्वल टू 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। सो मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, क्या बात सबको समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ? प्रॉपर वे में आराम से 3/2 जो 1 और 1,2 के बीच में आ रहा है। आई थिंक सब कुछ ईजी है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 छोड़ सकते हो, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन नहीं है ऐसे भी,
बट 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक सारे ठीक है, एक्सेप्ट 3, थर्ड वाले को छोड़ दो, ठीक है, बिंदास हो जाओ, बाकी सारे क्वेश्चन ईजी है। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, क्लियर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करें बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।